नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए के सेकंड सेमेस्टर के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, किसके ऊपर बात करेंगे? एमए सेकंड सेमेस्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम एजुकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और एजुकेशन के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है। ठीक है, ये आपका पेपर कोर है। कोर मतलब अनिवार्य, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका आज मॉडल पेपर हमने तैयार किया है, ये मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से आपके प्रश्न पत्र आएंगे और आपको उनका जवाब जो है देना रहेगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ से आपके आ सकते हैं। लगभग लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके यहीं से आ सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर आपने बाहर से भी तैयारी कर रखी होगी, मतलब खुद से बुक वगैरह पढ़ रखी होगी, तो आपका आराम से जो है पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे कुल मिला के 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और जो आपका मैक्सिमम मार्क होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका 75 नंबर का होता है। ठीक है, चलिए, आप सभी को पता है यहाँ पे आपके पेपर को 3 खंडों में बांट दिया जाता है। खंड आ का मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और 10 के 10 सभी आपको यहाँ पे करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है आपको 50 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का हो जाता है, तो 3 नहीं में 30 नंबर आपको यहाँ पे आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर पहले प्रश्न का पहला प्रश्न अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चूंकि आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर का ही नाम है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना या जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कहीं भी पूछ सकता है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मोटी मोटा एक आध दो जानकारी होनी चाहिए, एक आध दो लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है, बताया इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं आपको क्या लिखना होगा। आपको लिखना होगा शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान। क्या मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान, अर्थात यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। मतलब शिक्षा की प्रक्रिया, जब कोई बालक हो, कोई छात्र हो, कोई स्टूडेंट हो, जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस प्रक्रिया में उसके व्यवहार कैसे रहते हैं, वो किस प्रकार के व्यवहार करता है, कौन कौन से गुण उसके अंदर हैं, कौन कौन से गुण नहीं हैं, ये सारी जो है इनका भी अध्ययन किया जाता है। और इनका अध्ययन आपका कौन करता है? ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ठीक है, चलिए आगे आप यहाँ पे नंबर 1 पे लिखेंगे स्कीनर महोदय के शब्दों में। तो उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है ग्रहण करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त, ये बताते हैं। कौन बताते हैं? आपके स्कीनर महोदय बताते हैं। क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से पहले बताते हैं कि शिक्षा से तो आप ये अर्थ निकालेंगे जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया मतलब समाज के हर व्यक्ति को, हर बालक को, हर मनुष्य को वहां से होकर गुजरना पड़ता है। तो वही बताते हैं कि शिक्षा जो है कि आपका सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान जो व्यवहार संबंधित विज्ञान है। व्यवहार संबंधित विज्ञान का मतलब ये हुआ कि ये आपके व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान ग्रहण करता है। दूसरा आपके आ जाते हैं, स्कीनर महोदय ने लिखा है, ये तो उन्होंने अर्थ बताया है। अब इसके हम परिभाषा के बारे में बात करें तो स्कीनर महोदय इसकी परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, कौन कहते हैं? आपके स्कीनर महोदय कहते हैं। बात करते हैं तीसरे नंबर पे आपके एलिस क्रो महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शैक्षिक और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपके कौन कहते हैं? एलिस क्रो महोदय जी कहते हैं। तो आई होप ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सर वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये आपका पूरा वीडियो जो है लगभग 1 घंटे के करीब जाएगा या 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। तो आप आराम से जो है खा पी के आराम से एकांत लेकर के बैठ जाइए, आराम से चीज़ों को तैयार करते रहिए। और अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। 1-1 घंटे का अगर 3 बार आप देख रहे हैं, 3 घंटे आप पढ़े, 3 घंटे में अगर आपके 60 से 70% बन जा रहे हैं, कौन सी गलत बात है भैया? इतना जल्दी तो आप नहीं कर पाएंगे ना। खुद पढ़ने बैठेंगे तो भी आप नहीं पूरा कर पाएंगे 3 घंटे में। आप इतना 3 घंटे का आपका 2 घंटे का पेपर होता है, तो इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आराम से वीडियो को लाइक करो, सेव कर लो फटाफट, या डाउनलोड वाला जो बटन होता है उसको दबा के आराम से डाउनलोड कर लो। 2-3 बार देख लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए
दूसरा नंबर यहाँ पे दूसरे बार से ही तो आदमी को रिवीजन करना रहता है। मेन पहली बार आप आराम से देखिए, दूसरी बार रिवीजन, तीसरी बार फास्ट स्पीड बढ़ाइए, काम अपना करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सीखने की प्रमुख विधियां जो है मेरे प्यारे दोस्त, सीखने की प्रमुख विधियों का क्या करना है, आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीखने के लिए विभिन्न विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिनमें से कुछ बताई गई हैं, कुछ हम यहाँ पे नाम जानेंगे, लगभग 10-11 जान लें बहुत हैं। ठीक है, 10 का आप नाम जान लें। पहली विधि बताया गया था करके सीखना। ठीक है, ये पहली विधि है। दूसरा निरीक्षण करके सीखना, तीसरा परीक्षण करके सीखना, चौथा वाद विवाद से सीखना, पांचवा कार्यशाला विधि द्वारा सीखना। ठीक है, छठा आपका अनुकरण विधि द्वारा सीखना, सातवां आपका प्रयास एवं भूल विधि द्वारा सीखना, आठवां आपका पूर्ण विधि द्वारा सीखना, नौवां आपका अंश विधि द्वारा सीखना और 10वां आपका अंतराल विधि और आखिरी आपका सतत विधि द्वारा सीखना। ये 11 विधियां आपकी यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अभिप्रेरणा, मतलब अभिप्रेरणा की आपको यहाँ पे परिभाषा बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राणी की समस्त, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्राणी की समस्त प्रक्रियाओं का संचालन स्वयं उसी की आंतरिक दशाओं पर निर्भर करता है। मतलब उसकी आंतरिक दशाएं कैसी हैं उस प्रकार से वो क्रियाएं करेगा। अगर वो डिस्टर्ब चल रहा है तो काम भी वो उस तरीके से नहीं कर पाएगा, अगर उसकी मानसिक दशाएं अच्छी हैं तो काम अच्छा करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इन आंतरिक दशाओं के अंतर्गत प्राणी में पाई जाने वाली अनेक शारीरिक तथा मानसिक स्थितियां हैं। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप यहाँ देखना चाहें तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी इरादे क्या हैं, रुचियां क्या हैं, उद्देश्य क्या है, निर्णय क्या है, आदर्श क्या है और आकांक्षाएं क्या हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। ठीक है, व्यवहार के इन आंतरिक संचालक को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा की संज्ञा दी जाती है, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो गिलफोर्ड महोदय ने इसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? प्रेरणा प्राणी के भीतर की वह विशेष दशा होती है जिसमें उसके भीतर कोई क्रिया प्रारंभ करने और जारी रखने की क्षमता विद्यमान हो। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? गिलफोर्ड महोदय जी कहते हैं। दूसरे आपके आ जाते हैं वुडवर्थ महोदय, उन्होंने लिखा है कि प्रेरणा व्यक्ति के भीतर की दशा है जो किसी आचरण को संपन्न करने तथा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरे आपके जाते हैं सोयन महोदय। तो सोयन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि प्रेरक वृत्ति क्रिया की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रणोदन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो प्रणोदन से उत्पन्न होती है और अभियोजन द्वारा समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सृजनशीलता क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चौथा 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अगर क्लियर हो रहे हैं तो फिर वही बात, फिर से फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। ठीक है, चलिए सृजनशीलता क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आशुवेल ने सृजनशीलता को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है कि सृजनशीलता निष्पत्तियों से तात्पर्य उन मानसिक तथा कलात्मक क्रियाओं से है जो असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें संवेदनशीलता, सूझबूझ तथा सौंदर्य अनुभूति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सौंदर्य अनुभूति का विकास होता है। ये आपके कौन कहते हैं? आशुवेल महोदय जी कहते हैं। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं टोरेंस महोदय। उन्होंने लिखा है कि सृजनात्मकता चिंतन को एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अंतरों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो अंतरों या अप्राप्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, या अपर्याप्त तत्वों को मापने, उससे उनसे संबंधित विचारों एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और निष्कर्षों को संप्रेरित करने से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपके कौन कहते हैं? टॉरेंस महोदय कहते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि मानसिक थकान, क्या पूछ रहा है कि मानसिक थकान के लक्षण क्या हैं, आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मानसिक थकान के निम्नलिखित लक्षण जो है बताए गए हैं। कौन कौन से? तो पहले यहाँ पे आप लिख देंगे, पहला लक्षण ये होता है कि सिर में भारीपन और दर्द महसूस होने लगता है। मतलब क्या होगा? आपका सिर भारी भारी सा लगेगा और आपको हल्का फुल्का सर में दर्द भी रहेगा, जो किसी एक स्थान पर ना होकर पूरे मस्तिष्क क्षेत्र में वितरित करता रहता है। मतलब कह रहे हैं दर्द कहीं एक जगह पे नहीं रहेगा, पूरे शरीर में जो है कहीं ना, पूरे शरीर कह रहे हैं पूरे मस्तिष्क में आपके कहीं भी होता रहेगा। ठीक है, दूसरा लक्षण बताते हैं व्यक्ति को छोटी छोटी व सामान्य बातों पर भी अनायास अथवा बिना किसी कारण के क्रोध आने लगता है या
झुंझलाहट होती है, ठीक है, मतलब उसको इरिटेशन जिसे आप कहते हैं कि इरिटेट हो गया ना, तो छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा करेगा इस टाइप से। तीसरा बताते हैं, तीसरा जो है लक्षण जो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो बताते हैं कि अनजाने में और अनायास ही गलतियां अधिक होने लगती हैं, मतलब वो जानता नहीं है और नाजायज में उससे ज़्यादा गलतियां होने लगती हैं, जिसका कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं पता चल पाता कि इससे गलतियां क्यों हो रही लगातार, ठीक है। चौथा बताते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, मानसिक थकान के चौथा लक्षण जो है बताते हैं तनाव और अवसाद जैसी स्थितियां, क्या मेरे प्यारे दोस्त, तनाव और अवसाद जैसी स्थिति का आभास होने लगता है। पांचवा बताते हैं व्यक्ति विषय अथवा परिस्थिति को उसके वास्तविक रूप में ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाता है, ठीक है। छठा बताते हैं कार्यों को करने की प्रति इच्छा अनिच्छा और अरुचि होने लगती है, और भी सारे कारण हैं, ठीक है। तो अनिच्छा और अरुचि होना स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मानसिक रूप से थकान है तो आपको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, आप अपने घर में भी करते होंगे, या अभी हम परेशान हैं, अभी कुछ देर बाद हमसे करवाना, ठीक है, तो ये वही बात होती है। चलिए, आपका छठा नंबर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, समाज मिति विधि क्या है, ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज मिति विधि के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे समाज मिति विधि, और यहाँ पे आप लिखेंगे इस विधि का प्रतिपादन जे एल मोरेनो, किसने मेरे प्यारे दोस्त, जे एल मोरेनो ने 1934 में किया था। इस विधि में किसी समूह विशेष के व्यक्तियों से उस समूह में व्यक्ति विशेष को किसी गुण के आधार पर चयन करने अथवा छोड़ देने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप जानना चाहें तो किसी समूह में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति को लोक व्यक्ति का पता लगाने के लिए समूह के सदस्यों से निम्नलिखित कार्य कराया जाता है। कौन सा कार्य कराया जाता है? उन 3 व्यक्तियों के नाम क्रमानुसार लिखिए जिन्हें आप अपने समूह का नेता बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो अपने यहाँ के 3 नाम बताते हैं। इस विधि द्वारा परिवार, विद्यालय, कक्षा एवं कार्यालय आदि में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं त्याज्य, ठीक है, लोकप्रिय और त्याज्य व्यक्तियों का पता लगाया जा सकता है, जिससे समूह के व्यक्तियों में व्यक्तित्व, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समूह के व्यक्तियों में व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों की सापेक्षिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है, और उनके व्यक्तित्व संबंधित किसी गुण की तुलना भी की जा सकती है। किसके द्वारा? तो समाज मिति के द्वारा, समाज मिति विधि के द्वारा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि सृजनात्मकता परीक्षण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सृजनात्मकता परीक्षण, यहाँ पे परीक्षण थोड़ा गलत हो गया है, सृजनात्मकता के बाद जो है परीक्षण है, यहाँ पर बड़ी मात्रा होना चाहिए था। तो सृजनात्मकता परीक्षण के कारण प्रकार आपसे यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ पे आप बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, सृजनात्मकता परीक्षण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण, और तीसरा आपका मिश्रित सृजनात्मकता परीक्षण, ठीक है। बात करें शाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण के बारे में, तो आप हेडिंग डालेंगे शाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण। इसमें आप लिखेंगे इन परीक्षणों में सृजनात्मकता के मापने के लिए प्रश्नों का उत्तर भाषा के माध्यम से दिया जाता है, जैसे वाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे अशाब्दिक सृजनात्मकता परीक्षण, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी, और इसमें आप लिखेंगे इन परीक्षणों में ठोस वस्तुओं, चित्रों और भूल भुलैया आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाकर मेहंदी का सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण, ठीक है। तीसरा आपका जाता है मिश्रित सृजनात्मकता परीक्षण, ये हेडिंग डालेंगे, और इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार के परीक्षणों में कुछ प्रश्न शाब्दिक होते हैं तथा कुछ अशाब्दिक होते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पासी का सृजनात्मकता परीक्षण इस प्रकार का परीक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे। चलिए, अब देखें आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए, या व्यक्तित्व क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आप लिखेंगे कि समानतः व्यक्तित्व से अभिप्राय उस आकृति या स्वरूप से है जो दूसरों को दिखाई देता है, अर्थात व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्ति के बाहरी दिखावे से है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, पहले आप क्या रहते हैं, आलपोर्ट महोदय, तो उन्होंने लिखा है, आलपोर्ट महोदय लिखते हैं व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्तित्व के ऊपर क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार विशेषता जैसा उसके साथियों द्वारा संगत रूप में बताया जाता है, रूप से बताया जाता है, एक संपूर्ण स्वरूप होता है, ठीक है। आपके कौन कहते हैं? आलपोर्ट महोदय जी कहते हैं। दूसरे आपके गिलफोर्ड महोदय आ जाते हैं, इन्होंने लिखा है कि व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप होता है। क्या होता है? शील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप होता है। स्पष्टता व्यक्तित्व एक ऐसा स्वतंत्र, ये आपके कौन कहते हैं? गिलफोर्ड महोदय बताते हैं। उन्होंने केवल एक लाइन में लिखा है, क्या लिखा है? व्यक्तित्वशील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप
होता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? गिलफोर्ड महोदय लिखते हैं। अब आगे आप लिखेंगे अस्पष्टता व्यक्तित्व एक ऐसा तंत्र है जिसके शारीरिक और मानसिक दोनों ही पक्ष होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप शारीरिक दिखावे से किसी को जो है उसकी पर्सनालिटी को बता दें, उसके मानसिक स्थिति को भी आपको वहाँ पे ध्यान में रखना होगा। यह तंत्र ऐसे तत्वों का गठन है जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इस तंत्र के मुख्य तत्व शील गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, ठीक है, चित्र प्रकृति, चरित्र, उसके बाद अप्रेरणा आदि हैं। इन सब का आधार शारीरिक अर्थात व्यक्ति की ग्रंथियां, प्रक्रियाएं एवं तांत्रिकीय प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि क्या है या इसकी परिभाषा दीजिए, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समस्याओं को हल करने की योग्यता जिसमें ज्ञान एवं प्रतीकों को समझने एवं प्रयोग करने की आवश्यकता हो। ठीक है, जैसे शब्द, रेखा चित्र, समीकरण, ठीक है, आदि, ये सब क्या है? आपके बुद्धि हैं। ठीक है, इसमें आप एक दो नाम भी डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप क्या जाते हैं, पहले कनिंघम महोदय, उन्होंने लिखा है सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। दूसरे आप क्या आ जाते हैं? टर्मैन महोदय, उन्होंने लिखा है कि जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन करने योग्य है वह उसी अनुपात में बुद्धिमान है। ठीक है। तीसरे आप क्या जाते हैं? मैकडूगल महोदय, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों के प्रयास में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए चौथा आपसे यहाँ पे पूछ रहा है बुद्धि लब्धि के बारे में। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एक मिनट, बुद्धि लब्धि के बारे में तो आप यहाँ पे लिख देंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिख देंगे? कि बुद्धि लब्धि व्यक्ति या बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। क्या करती है? उसकी गति बताती है। ठीक है, और कोल एवं ब्रूस महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा भी है कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता के किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके बुद्धि लब्धि के बारे में हो जाएगा। इसमें आप एक और जोड़ देंगे कि 140 से अधिक अगर बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति होंगे तो उनको प्रतिभाशाली कहेंगे, और 20 या 25 से तक होंगे या फिर उससे कम होंगे तो उनको क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? कम बुद्धि लब्धि वाले लोग कहे जाएंगे, व्यक्ति कहे जाएंगे, वो महामूर्ख कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी यहाँ पर दे पाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या यहाँ से जो आप देख पाएंगे, तो खंड आ आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। खंड आ समाप्त होते ही वहीं से आपका खंड बा स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, और यहाँ पे आपको केवल 4 प्रश्न करने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब जो है आपको यहाँ पे 150 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है, तो 6 चौको 24 नंबर के आपके यहाँ पे प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा को दिए गए योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मनोविज्ञान ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है अपना, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो इसकी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी मेरे प्यारे दोस्त कि मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा को योगदान, ये आपको यहाँ पे क्या करना होगा? हेडिंग डाल देना होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे और उसके बाद आप इसमें लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे? कि मनोविज्ञान द्वारा शिक्षा को दिए गए योगदानों में की निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। पहला जो योगदान उसने दिया है तो मनोविज्ञान और शिक्षा की मूल अवधारणा। ठीक है, यह किसने दिया है? मनोविज्ञान के द्वारा ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा को पहले सीखने और सिखाने की प्रक्रिया समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं पर मनोविज्ञान ने बताया कि शिक्षा ज्ञान के विकास और मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने का साधन है। ठीक है, ये आपका किसने बताया है? मनोविज्ञान ने बताया है। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे मनोविज्ञान और शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं स्पष्ट करता है। ठीक है, प्राप्त करने की क्या करता है? संभावनाएं स्पष्ट करता है, और यह सामने रखता है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन से उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आप लिखेंगे मनोविज्ञान और शिक्षा की पाठचर्या। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा उनकी जन्मजात क्षमताओं
आवश्यकताओं और वातावरण दोनों ही तत्वों पर निर्भर करती हैं। इसीलिए किसी भी स्तर के शिक्षा की पटचार्या का निर्माण उस स्तर के बच्चों की आयु, रुचि, रुझान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरी हेडिंग आप डालेंगे मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां। इसमें आप लिखेंगे मनोविज्ञान ने शिक्षा इस क्षेत्र में अत्यंत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। क्या किए हैं? क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मनोविज्ञान ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? एक प्रक्रिया है। और व्यवहार में परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया मनुष्य की जन्मजात शक्तियों एवं बाह्य परिवर्तन दो तत्वों पर निर्भर करती है। अतः किसी भी स्तर के बच्चों की शिक्षण विधियां, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अब बच्चों की शिक्षण विधियां उस स्तर के बच्चों की जन्मजात शक्तियों एवं रुचियों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। ठीक है। 5वां नंबर हेडिंग डालते हैं मनोविज्ञान और अनुशासन। इसमें लिखते हैं मनुष्य की शैक्षिक क्रियाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। पहला आपका आ जाता है ज्ञानात्मक, दूसरा आ जाता है भावनात्मक, तीसरा आ जाता है क्रियात्मक। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे अनुशासन का संबंध मनुष्य के भावनात्मक पक्ष से है। इसीलिए आज विकास के लिए दंड के भयपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण पर्यावरण पर बल दिया जाता है। ठीक है। छठा आप लिखेंगे मनोविज्ञान और शिक्षक। इसमें आप लिखेंगे मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का कार्य ज्ञान का संप्रेषण नहीं, ठीक है, संप्रेषण नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पर्यावरण परिस्थितियों का निर्माण करना है। परिणाम यह है कि आज शिक्षक को सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करता, निर्देशक एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षक का काम ज्ञान देना ही नहीं होता है, उसका काम ये भी होता है कि वो उस प्रकार के वातावरण का, उन प्रकार की परिस्थितियों का, उन प्रकार के पर्यावरण का निर्माण करे और साथ ही साथ वो एक निर्माणकर्ता के रूप में, निर्देशक के रूप में और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करे। ठीक है। 7वां नंबर आपको डालना होगा मनोविज्ञान और शिक्षार्थी। तो इसमें आपको लिखना होगा मनोविज्ञान ने यह स्पष्ट किया है कि भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों की जन्मजात शक्तियां, रुचियों और रुझानों में भिन्नता होती है। अतः उनकी शिक्षा का प्रबंध करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। इससे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी का महत्व बढ़ा और आज वह शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ठीक है। 8वां नंबर आप लिखेंगे मनोविज्ञान और विद्यालय। इसमें आप लिखेंगे मनोविज्ञान ने विद्यालयों के स्वरूप को प्रभावित किया। मनोविज्ञान के प्रभाव से आज विद्यालयों में भयपूर्ण पर्यावरण के स्थान पर प्रेम एवं सहानुभूति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रेम एवं सहानुभूति पर्यावरण का निर्माण करने पर बल दिया जाता है और ज्ञान प्राप्त करने की अनुकूलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ज्ञान प्राप्त करने की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है। तो ये आप यहाँ पे आराम से इसके बारे में बता पाएंगे। दूसरा आपसे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्या देखें तो ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि व्यक्ति को अभिप्रेरित करने वाले प्रमुख अभिप्रेरकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। व्यक्ति को कौन से प्रेरक हैं जो अप्रेरित करते हैं? ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहले तो आपको डाल देना होगा हेडिंग कि व्यक्ति को अभिप्रेरित करने वाले प्रमुख अभिप्रेरक कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेरणा प्रदान करने वाले प्रमुख अभिप्रेरक का विस्तृत वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। पहले आप लिखेंगे जन्मजात अभिप्रेरक। ठीक है। जन्मजात अभिप्रेरक जिसे हम इनेनेट मोटिव्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जन्मजात अभिप्रेरक वह अभिप्रेरक हैं जो व्यक्ति के जन्म से पाए जाते हैं, जैसे भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा। ठीक है। ये आपके 4 अभिप्रेरक हो जाते हैं। दूसरा आपका जाता है अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अर्जित अभिप्रेरक। इसमें आप लिखेंगे वह प्रेरक जिन्हें प्राणी अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं, जैसे सामाजिकता, रुचि, प्रतिष्ठा आदि। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तीसरा नंबर कर रहे हैं। तीसरी नंबर हेडिंग आपको डालना होगा तीसरे प्रकार के अप्रेरक। इसको कहते हैं स्वाभाविक अप्रेरक। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे क्या? स्वाभाविक अप्रेरक व्यक्ति के स्वभाव में पाए जाते हैं, जैसे खेलना, ठीक है, सुख प्राप्त करना आदि। ठीक है। चलिए चौथा कृत्रिम अभिप्रेरक। ठीक है। ये अभिप्रेरक प्राणी के कार्य अथवा व्यवहार को नियंत्रित करने, प्रोत्साहित करने अथवा वांछित दशाओं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वांछित दिशा देने के लिए स्वाभाविक अप्रेरक के पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, दंड आदि। ठीक है। 5वां
आप लिखेंगे जैविक अपप्रेरक। इसमें आप लिखेंगे जैविक अपप्रेरक प्राणी की जैविकीय आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत प्रायः संवेगों को रखा जाता है, जैसे कि क्रोध, भय, प्रेम आदि। छठा आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक अपप्रेरक। इसमें आप लिखेंगे कि सामाजिक अपप्रेरक क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक अपप्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिष्ठा, सुरक्षा, रचनात्मकता, ठीक है, आदि। सातवां आप लिखेंगे उपलब्धि अपप्रेरक। इसमें आप लिखेंगे किसी क्षेत्र विषय में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए उसी के अनुरूप कार्य करने की प्रवृत्ति उपलब्धि अपप्रेरक कहलाती है। फर्नाल्ड के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है उपलब्धि अपप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता की विशेष स्तर प्राप्त करने से है, ठीक है। चलिए आठवां लिखना है आपको अनुमोदन अभिप्रेरक। इसमें आप लिखना होगा आपको कि अनुमोदन की अभिप्रेरणा जिन व्यक्तियों में अधिक होती है वह व्यक्ति ऐसे कार्यों को करना अधिक पसंद करते हैं जिनको करने पर अन्य लोग उनके कार्यों की सराहना व प्रशंसा करें, ठीक है। फिर ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से जवाब दे देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चौथा नंबर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विकास की प्रमुख विशेषताओं पर आपको संक्षिप्त में जो है यहाँ पे क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है। किसके बारे में, विकास की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि विकास एक क्रमिक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, क्रमिक रूप से एक के बाद एक, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्रमिक रूप से चलने वाली जीवन भर की प्रक्रिया है जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता यहाँ पे बताई गई है मेरे प्यारे दोस्त कि विकास मनुष्य तथा उसके परिवेश की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें क्या लिखना होगा कि बालक का विकास उसके तथा उसके परिवेश में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि यह कहना असंभव नहीं है कि कोई गुण पूर्ण रूप से अनुवांशिकता का अथवा परिवेश का परिणाम है। वास्तविकता यह है कि अनुवांशिकता द्वारा प्रदत्त गुण प्रयुक्त परिवेश पाकर ही विकसित होता है। उदाहरण के लिए शारीरिक विकास अंतर्निहित कारकों पर अधिक निर्भर हो जाता है, ठीक है, परंतु बाह्य परिस्थितियों से अछूता नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। दूसरा आपको लिखना होगा जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास की गति बहुत तीव्र होती है। इसमें आपको लिखना होगा गर्भाकाल से लेकर के जन्म के बच्चे क्या मेरे प्यारे दोस्त गर्भाकाल से लेकर बच्चे के जन्म तक विकास की गति बड़ी तीव्र होती है। जन्म के बाद यह गति अपेक्षाकृत कुछ धीमी हो जाती है। इसके पश्चात 12 से 14 वर्ष के बीच विकास की गति पुनः तेज हो जाती है, ठीक है। शिक्षकों और अभिभावकों को इस काल में विकास के लिए उचित परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए तथा विकास की गति का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तीसरी हेडिंग आपको डालना होगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। लिखते हैं बालक का विकास सामान्य परिस्थिति से सामान्य क्रियाओं से होता है और धीरे धीरे विशिष्ट परिस्थितियों में की जाने वाली विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या लिखना होगा, तीसरा यहाँ पे लिखना होगा। चौथा आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त विकास की निरंतरता पाई जाती है। क्या आपको लिखना होगा कि विकास में निरंतरता पाई जाती है। को लिख दिए, बोल दिए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि तनाव बढ़ जाता है गर्मी के कारण। चूँकि एकांत में वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो पता लगे बच्चे बोल रहे हैं, कहीं पे कोई घर का आदमी बोल रहा है, तो इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा एक कमरे में बंद होकर के वीडियो बनाना पड़ता है। और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कब लाइट कट जाए, कब लाइट है कब लाइट नहीं है। और अभी तो समझिए मैं पंखा बंद करके, लाइट है भी तो पंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बाहरी आवाज़ें ना आ पाएँ, आप डिस्टर्ब ना हो पाओ, ठीक है। कहीं पे आपको जो है इधर उधर की आवाज़ें फिर भी सुनने को मिल जाती होंगी। तो इस गर्मी में क्या हो रहा है कि वीडियो हम मेहनत करके बना रहे हैं आपके लिए, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, मतलब तनाव बढ़ जाता है गर्मी के कारण केवल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। तो चलिए चौथी हेडिंग आपने क्या डाल दी, विकास में निरंतरता पाई जाती है। इसमें आप लिखेंगे बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास कभी तीव्र गति से कभी मंद गति से बिना रुके हुए बराबर होता रहता है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कभी कभी तो तेज होगा, कभी कभी धीमा होगा, बस रुकेगा नहीं, ठीक है। बालक में कोई भी शारीरिक या मानसिक परिवर्तन अचानक ही उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि आज रात सोया और आपको जो है कल सुबह देखे तो उसके जो है 6 उंगलियां निकल आई। ये अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे करके ये चीज़ें परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं।
पांचवा नंबर आपको लिखना होगा, प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति भिन्न होती है। इसमें आपको लिखना होगा, मानव के विकास की प्रक्रिया सामान्य होती है, लेकिन व्यक्तिगत गति के स्तर पर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक साथ जन्मे बच्चे का विकास समान गति एवं प्रकार से हो, क्योंकि इन पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, छठा आप छठी विशेषता लिखेंगे कि विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। विकास के छठी विशेषता है, यहाँ पे आप लिखेंगे, मानव का विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के अनुसार होता है। इसका गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है। कोई भी बालक बैठने से पहले लुढ़कना व रेंगना सीखता है तथा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है। इसी प्रकार लोगों के साथ बातचीत करने से पहले अस्पष्ट बोलता है तथा धीरे धीरे उसकी भाषा में स्पष्टता आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे इसने वो भी दे रखा है ना, कितने शब्दों में आपको लिखना है, 150 शब्दों में, तो ज़्यादा परेशान होने से क्या फायदा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ब्रूनर के बौद्धिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करते हुए, क्या ब्रूनर के बौद्धिक सिद्धांत का वर्णन करते हुए उसकी शैक्षिक उपयोगिता बतानी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लिखते हैं। आपको क्या लिखना होगा कि J.S. ब्रूनर ने पियाजे के समान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पियाजे के समान अपने बौद्धिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के स्वरूप और अवस्थाओं को स्पष्ट करता है। उन्होंने बताया कि बच्चे का बौद्धिक विकास 3 अवस्थाओं में होता है। पहला अवस्था बताया गया है अभिनय प्रदर्शन अवस्था। क्या, अभिनय प्रदर्शन अवस्था। इसमें आप लिखेंगे कि बौद्धिक विकास की यह प्रथम अवस्था जन्म के 1 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है मेरे प्यारे दोस्त, 1 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में ब्रूनर ने अभिनय प्रदर्शन की अवस्था का नाम दिया है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, इस अवस्था में बालक वातावरण में घटित अनुभवों को अपनी गामक क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करता है। इन क्रियाओं में बालक के पेशीय तथा ग्रंथीय तंत्र का योगदान रहता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा, और इस अवस्था को क्रिया अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञान का संचय पेशीय स्मृति में करता है। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा, इस अवस्था में प्रारंभ में बालक केवल अपनी शारीरिक संतुष्टि से संबंधित इच्छाओं तक ही सीमित रहता है, लेकिन अवस्था के अंतिम काल में वह वातावरणीय वस्तुओं के अस्थायित्व, ठीक है, अस्थायित्व का अनुभव करने लगता है। अतः इस अवस्था में उससे वस्तुओं को समझने तथा उसमें कुछ जोड़ तोड़ करने की योग्यता विकसित हो जाती है। दूसरा आपको लिखना होगा प्रतिमान प्रत्यय अवस्था। ठीक है, ब्रूनर महोदय ने ये जो है दूसरी अवस्था बताई है। दूसरी अवस्था क्या है, प्रतिमान प्रत्यय अवस्था। ये आपको हेडिंग डाल देनी होगी और इसमें आपको लिखना होगा, यह अवस्था 1 से 6 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक वातावरण में स्थित सामने आने वाली वस्तुओं की अपने मस्तिष्क में प्रतिमा बनाकर उन्हें प्रत्ययों को धारण करने लगता है। जैसे बालक खरगोश को देखकर मस्तिष्क में उसका चित्र उतार लेता है और खरगोश को भविष्य में देखने पर उसी पहचान कर लेता है। ठीक है, धीरे धीरे अपने अनुभवों से वह खरगोश जैसे अन्य जीवों जैसे पिल्ले तथा बकरी के बच्चे में अंतर करने में भी सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में वह प्रतिमानों, ठीक है, अधिगम आधारित संगठन, अवलोकन तथा गत्यात्मक प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, के द्वारा विभिन्न वस्तुओं तथा तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता विकसित कर लेता है। तीसरे आपको अवस्था लिखना होगा सांकेतिक अवस्था। इसमें आपको लिखना होगा, यह अवस्था 7 वर्ष से आरंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलती है। कब तक चलती है मेरे प्यारे दोस्त, 7 वर्ष से लेकर के और जब तक उम्र नहीं जाता तब तक चलती है। इस अवस्था में बालक प्रथम तथा द्वितीय अवस्था में होने वाले अनुभवों तथा धारण किए गए प्रत्ययों को मौखिक रूप से भाषा के माध्यम से व्यक्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि के बारे में मस्तिष्क में प्रत्ययों के बनने के बाद बालक उनको देखते ही गाय, भैंस आदि को उच्चारित करके बताने लगता है। ठीक है, इस प्रकार वह वातावरणीय वास्तविकताओं
को प्रतिमाओं के स्थान पर अब शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वह शब्दों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वह शब्दों तथा संकेतों के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने लगता है। अब वह सूचनाओं को आसानी से वर्गीकृत तथा संक्षिप्त करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ब्रूनर के सिद्धांतों की उपयोगिता के बारे में बता देते हैं, क्योंकि लास्ट में उन्होंने पूछा है कि शैक्षिक उपयोगिता भी आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि अध्यापक को चाहिए, पहले तो हेडिंग आपको डाल देना होगा ब्रूनर के सिद्धांतों की शैक्षिक उपयोगिता, ये आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हेडिंग डाल देना होगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपको पहले लिखना होगा, क्या लिखना होगा, अध्यापक को चाहिए कि नए ज्ञान को उससे संबंधित चित्र, रूपरेखा तथा सूत्रों के द्वारा छात्रों के समक्ष व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करे। दूसरा आपको इसी पर लिखना होगा कि अध्यापक को विभिन्न स्रोतों से नए ज्ञान, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विभिन्न स्रोतों से नए ज्ञान का अर्जन करके उसे छात्रों तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिए, ताकि छात्र अपनी क्षमताओं के अनुरूप उसे ग्रहण कर सके। तीसरा यहाँ पे लिखते हैं कि अध्यापक को चाहिए कि छात्रों के सम्मुख समस्याओं को इस तरह प्रस्तुत करे कि थोड़े से मार्गदर्शन से ये समस्या का खुद समाधान खोज सकें। चौथा लिखते हैं छात्रों को निष्क्रिय श्रोता न बने रहने दें। ठीक है, मतलब निष्क्रिय मतलब केवल सुन रहा है, बैठ के बोल नहीं रहा है, कोई उसमें गलती नहीं निकाल रहा है, तो निष्क्रिय श्रोता ना बने रहने दें। उन्हें समस्या का समाधान स्वयं करके नए ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। पांचवा लिखते हैं अधिगम को चिंतन प्रधान बनाने के प्रयास किए जाएं। ठीक है, छठा बताते हैं छात्रों में आगमन चिंतन विकसित करके समस्या समाधान के लिए अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। सातवां बताते हैं ब्रूनर का मानना है कि छात्रों को जटिल भविष्य भी आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या किए जा सकते हैं, जटिल विषय भी, भविष्य कह दिए, देखो यही होता है। क्या बताते हैं, ब्रूनर का मानना है कि छात्रों को जटिल विषय भी आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं यदि शिक्षक उनको छात्रों के सम्मुख सरलतम तरीके से प्रस्तुत करे। आठवां आपको लिख देना है इसमें, ठीक है, कि शिक्षक को ज्ञान इस तरह से पुनर्गठित करना चाहिए जिससे यह छात्रों की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 8 लिख देने रहेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शाब्दिक और अशाब्दिक, क्या पूछ रहा है कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के मध्य प्रमुख अंतर को स्पष्ट करना है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त। इसमें आपको तो पहले एक लाइन खींच देनी होगी मेरे प्यारे दोस्त, और ऐसे इधर लाइन कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डाल देना होगा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे आपको डाल देना होगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसमें आपको पहला अंतर बताना होगा, क्या बताना होगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में लिखना होगा आपको कि इसमें प्रश्न एवं समस्या शाब्दिक माध्यम अथवा भाषा के रूप में प्रस्तुत की जाती है। दूसरा उसी में लिख देना होगा अशाब्दिक वाले में कि इनमें प्रश्न एवं समस्याएं स्थूल वस्तुओं अथवा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके मध्य संबंधों को समझते हुए उन्हें हल करने का प्रयास किया जाता है। फिर आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में दूसरा नंबर डाल के लिखना होगा कि इसमें प्रश्नों एवं समस्याओं का उत्तर शाब्दिक रूप से ही देना होता है, अतः व्यक्ति को भाषा ज्ञान होना आवश्यक होता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में लिखना है आपको 2 नंबर डाल के, इसमें प्रश्नों एवं समस्याओं का उत्तर प्रस्तुत चित्र, संकेत अथवा गतिविधि को समझकर उसी के अनुरूप देने होते हैं। ठीक है, तीसरा आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में लिखना होगा कि इसका निर्माण एवं मानकीकरण करना सरल होता है, क्योंकि भाषिक अभिव्यक्ति, क्या मैं दोस्त, भाषिक अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत आसान होती है। तीसरा आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में लिखना होगा कि इसका निर्माण एवं मानकीकरण करना कठिन होता है, क्योंकि अशाब्दिक अभिव्यक्ति को समझना ठीक है, समझना और प्रारूपित करना कठिन कार्य होता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर अंतर आपको शाब्दिक वाले में लिखना होगा कि इनके निर्माण
में कम श्रम, ठीक है, समय और धन व्यय होता है, क्योंकि ये सरलता से तैयार हो जाते हैं। और अशाब्दिक वाले में आपको लिखना होगा कि इनके निर्माण में समय, श्रम और धन अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है, ठीक है। 5वां नंबर अंतर आपको लिखना होगा कि इनका प्रशासन भी सरलता पूर्वक किया जा सकता है। क्या किया जाता है? सरलता पूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि निर्देशों से स्पष्ट रूप से प्रयोज्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, निर्देशों को स्पष्ट रूप से प्रयोज्य एवं संप्रेषित किया जा सकता है। वहीं पे 5वां नंबर अशाब्दिक में डाल के लिखना होगा कि इनका प्रशासन करना कठिन होता है, क्योंकि निर्देश देने में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है, ठीक है। 6ठा नंबर अंतर आपको शाब्दिक वाले में लिखना होगा कि इनका प्रयोग केवल परीक्षण की भाषा जानने वाले पर अथवा पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किए जा सकता है, ठीक है। 6ठा नंबर आपको यहाँ किसमें अशाब्दिक वाले में डाल के लिखना होगा कि इनका प्रयोग शिक्षित अथवा अशिक्षित किसी भी व्यक्ति पर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे होने की कोई बाध्यता नहीं होती, ठीक है। 7वां नंबर आपको शाब्दिक वाले में डाल के लिख देना होगा कि ये छोटे बच्चों और मंदबुद्धि बालकों आदि की बुद्धि का मापन करने के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो वहीं पे आप अशाब्दिक वाले में लिख देंगे कि ये छोटे बच्चों और मंदबुद्धि बालकों आदि की बुद्धि मापने के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो ये आप यहाँ पे 7 अंतर जो है लिख देंगे शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों के बारे में, ठीक है। चलिए, अब जो है आपका 7वां नंबर और लघु उत्तरीय मतलब खंड बा का आखिरी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त आखिरी क्वेश्चन? तो आखिरी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। आपको लिखना होगा कि वर्तमान में बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, ठीक है, जिसका संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार से आपको बताया गया है। पहला तो यहाँ पे प्रयोग आपको बताया गया है कहाँ पे? कक्षा में प्रवेश हेतु उपयोगी, ठीक है। जैसे आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो उससे पहले आपको टेस्ट लिया देना पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें आपको लिखना होगा बुद्धि परीक्षणों की सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि कोई बालक किसी कक्षा में प्रवेश में बालक किसी भी कक्षा विशेष में प्रवेश लेने योग्य बुद्धि रखता है अथवा नहीं, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे छात्रों के वर्गीकरण हेतु उपयोगी। बुद्धि परीक्षणों की सहायता से बच्चों को उनके मानसिक स्तर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उनके मानसिक स्तर के अनुरूप अलग अलग वर्गों में बांटकर उनके मानसिक स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम, अध्यापक एवं शिक्षण विधि की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब कह रहे हैं आप जब कोई भी क्लास में जाएंगे तो कहीं भी देखेंगे तो कहीं पे तीव्र बालक आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं उसी क्लास में आपको मंद बुद्धि के भी देखने को मिल जाएंगे और सामान्य बुद्धि के भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप उनको अलग अलग छांट सकते हैं और उनके लिए अलग अलग जो है पाठ्यक्रम तैयार करवा सकते हैं। तीसरा आपको लिखना होगा शैक्षिक दुर्बलता के निदान में उपयोगी। इसमें आपको लिखना होगा प्रायः यह देखने में आता है कि अधिक प्रतिभावान छात्र तथा मंद बुद्धि छात्र पाठ्यक्रम के प्रति उदासीन दिखते हैं, ठीक है। जिससे वे पढ़ने में दुर्बल हो जाते हैं, ठीक है। अतः शिक्षक को ऐसे छात्रों का ज्ञान बुद्धि परीक्षणों द्वारा आसानी से हो जाता है। मतलब कह रहे हैं कि क्या होता है कि जब आप पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होती हैं उनके लिए पाठ्यक्रम वो हल्का दिखाई पड़ता है, और जो बेचारे मंद बुद्धि के होते हैं उनके लिए क्या होता है, वही पाठ्यक्रम काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ब्रॉड दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम उसका टेस्ट ले सकते हैं, मानसिक परीक्षण कर सकते हैं और मानसिक परीक्षणों के अनुरूप जो है उनका बंटवारा कर सकते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम नया तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर कक्षोन्नति में उपयोगी। मतलब जब आप क्लास कुदा देते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा 6 में है और आप चाहते हैं उसका एडमिशन 7 या 8 में हो जाए, तो उसके लिए भी उसको परीक्षण देना पड़ता है। बुद्धि परीक्षणों के उपयोग में छात्रों की कक्षा उन्नति करने की योग्यता और आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है। 5वां नंबर आपको लिखना होगा शिक्षक और व्यावसायिक निर्देशन देने में उपयोगी। इसमें आपको लिखना होगा बच्चों को अनेक मानसिक स्तर के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने के लिए निर्देशन दिया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय अथवा पद के लिए परीक्षण के आधार पर उनको व्यावसायिक निर्देश दिया जा सकता है, ठीक है। छठा आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त भविष्यवाणी करना। इसमें आप लिखेंगे बुद्धि लब्धि के आधार पर छात्रों की किसी
क्षेत्र विशेष में विवेश में भावी सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है। सातवां आप लिखेंगे व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग। इसमें आप लिखेंगे वर्तमान में कोई भी व्यवसाय शिक्षित व प्रशिक्षित मानव संसाधन द्वारा चलाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। चलाया बढ़ाया द्वारा ही चलाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए भी बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अतः इस क्षेत्र में भी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। आठवां नंबर आपको लिखना होगा अभिभावकों के लिए उपयोगी। इसमें आपको लिखना होगा अभिभावकों को छात्रों के बुद्धि के स्तर पर ज्ञान कराने, ठीक है, से उन्हें इस बात का परामर्श दिया जा सकता है कि उनके बच्चे किस पाठ्यक्रम अथवा क्षेत्र में अधिक सफल होंगे। नवां नंबर आपको लिखना होगा औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग। इसमें आपको लिखना होगा इस क्षेत्र में उपयुक्त कर्मचारी के चयन करने, कार्य विभाजन करने तथा पदोन्नति करने में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता की जा सकती है। ठीक है, किया जा सकता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 10वां आप लिखेंगे सैन्य क्षेत्र में उपयोगी। इसमें आपको लिखना होगा सैन्य क्षेत्र में भी इनका उपयोग सैनिकों और अधिकारियों का चयन करने के लिए पहले किया जा रहा है। ठीक है। आगे आपको लिखना होगा प्रथम विश्व युद्ध में थर्स्टन ने सैनिकों की भर्ती हेतु आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के समय आर्मी सामान्य योग्यता परीक्षण का उपयोग किया गया। 11 नंबर आपको डालना होगा अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग। इसमें आपको लिखना होगा कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्रों में होने वाले अनेक अनुभवों, क्या मेरे पास अनेक अनुसंधानों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, विशेषकर बुद्धि से संबंधित कारकों की खोज करने। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा मनोवैज्ञानिक गुणों जैसे रुचि, सृजनात्मकता एवं समायोजन आदि में सहसंबंध ज्ञात करने आदि में बुद्धि परीक्षण अत्यंत उपयोगी होता है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है। और क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सर वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए, जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त खंड बा आपका यहीं पे समाप्त होता है, वहीं पे आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 450 शब्दों में, 450 शब्दों में, लगभग 450 शब्दों में देना रहता है। ठीक है। और एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर मतलब 10.5 नंबर का होता है। तो 2 प्रश्न आपके टोटल 21 नंबर के हो जाते हैं। सभी को जोड़ोगे तो वहां पे 30 नंबर था। ठीक है। दूसरे वाले में 24 नंबर आपको मिला था और तीसरे वाले में आपको 21 नंबर मिलेगा। तो सभी को जोड़ोगे तो आपके 75 नंबर, 4 1 5 और 2 2 4 3 7 नंबर, 75 नंबर आपके बन जाते हैं। ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं आपका जो 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? थॉर्नडाइक के सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा विद्यालयी शिक्षण में इनकी उपयोगिता समझाइए। ये आपको आपके जो है बुक से तैयार करना होगा। अगर आपको आपकी बुक में क्वेश्चन ना मिले तो मुझसे बताइएगा। स्क्रीन नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। बस आपको कमेंट सेक्शन में आके बोलना है कि सर जो है आप इसका पीडीएफ हमें भेजवा दीजिए। ठीक है। किसका? दीर्घोत्तरीय का। अगर आप मान लीजिए कमेंट कर रहे हैं या आपका कमेंट नहीं देखा जा रहा है, अक्सर कमेंट पढ़ते हैं क्योंकि कमेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो हो सकता है उसमें ना ध्यान रहे, भूल जाते हैं काटते वक्त। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहले आपका कमेंट हमने देख लिया, हमने दिमाग में रखा ठीक है चलो भेज देंगे, आगे कमेंट स्क्रॉल करने लगे उसी में आपका भूल गए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 89480158 और 5 और 7। ठीक है। ये 6 नहीं है, 0 है। तो इस प्रकार से आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम बता के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, लेकिन आप इस वीडियो का जो वीडियो बना है उसी का, क्योंकि सभी प्रकार के पीडीएफ उपलब्ध नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पावलोव के अधिगम के संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है। ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, ये आपको ध्यान में रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहा है वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ और परिभाषा देते हुए इसके शैक्षिक महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गयने द्वारा दिए गए अधिगम पदानुक्रम की अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके शैक्षिक उपयोग पर प्रकाश आपको यहाँ पे डालने हैं। तो ये आपसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन
4 क्यों 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करके जो है आपको वहाँ से चले आने हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, गर्मी बहुत है, बहुत आराम से रहिएगा, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, तैयारी करते रहिए, भोजन बहुत कम लीजिएगा। हो सकता है कि पेट संबंधित समस्याएं ज़्यादा आते हैं गर्मी में, पता ही है। ठीक है, और नहाते धोते रहिए, पढ़ते रहिए, आराम से अपना जीवन यापन कीजिए, तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।